आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन जब उस बच्चे ने माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता से शुरू किया, पुष्प की अभिलाषा, मुझे याद है छोटे स्कूल में हम हुआ करते थे तब ये कविता स्कूल में गाई जाती थी। मुझे पता नहीं दिल्ली में या सीबीएसई के करिकुलम में ये थी या नहीं थी, लेकिन हमारे हरियाणा बोर्ड के करिकुलम में ये कविता थी, पुष्प की अभिलाषा। तब याद की थी तो कितनी अच्छी बात है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ न लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने जिस पथ जावें वीर अनेक। कितनी देश प्रेम की भावना को बढ़ाने वाली ये कविता। और आज हम 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 72 साल पूरे हो गए। बहुत ही गर्व की बात है, सम्मान की बात है, अभिमान की बात है कि 72 साल पूरे हुए, उपलब्धियों के 72 साल हमारे लिए रहे। और इस साल और अच्छी बात हो गई कि सारे देश में एक ही झंडे का प्रभाव हो गया। बहुत बड़ी बात हुई है, ये बहुत बड़ी बात हुई कि एक ही झंडे का प्रभाव हो गया। 47 में कोई काम अधूरा छूट गया, आज पूरा हो गया। मुझे याद है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे उस समय, वीपी मेनन साहब थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे। तो वीपी मेनन साहब ने एक घटना का उल्लेख किया है कि एक बार मुझे सरदार ने बुलाया अपने पास में और उन्होंने कहा कि वीपी मेनन, तुमको कुछ काम सौंप के जा रहा हूं, मैं तुमको कुछ काम सौंप के जा रहा हूं, ये तुम इस धरती को छोड़ने से पहले करते जाना। तुमने तो 3 वायसराय के साथ काम किया। वीपी मेनन साहब ने 3 वायसराय के पॉलिटिकल एडवाइजर और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और आज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, सरदार के विश्वास पात्र भी बहुत थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ काम छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। तुमने ये सारा देखा है कि ये कैसे हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स कैसे हुआ, कितना इसमें संघर्ष हुआ। तुमने जूनागढ़ देखा क्या हुआ, तुमने हैदराबाद में देखा क्या हुआ, तुमने कश्मीर की डिफिकल्टी भी देखी। और जाने से पहले एक किताब इस पे लिखते जाना, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, और उसमें अपनी कमेंट्री मत लगाना, जो हुआ वो लिखना। थोड़ी किताब डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी, लेकिन फिर भी उसको लिखना ताकि आने वाली पीढ़ियों में जो मेरे बच्चे इसको पढ़ें तो वो जाने कि ये सब इतना आसान नहीं था। यदि हमसे कुछ चूक भी हुई होगी तो ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें हम जूझे होंगे, उन बच्चों को ये बात बताते जाना। ये काम एक मैं आपको सौंप के जाता हूं। और दूसरा काम देता हूं कि एक और विषय पे लिखना, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। ये कैसे ट्रांसफर हुई, ये भी आसान नहीं थी हमारे लिए, इतने साल की गुलामी के बाद, इतने सारे परेशानियों के बाद। तो वीपी मेनन साहब को जो काम सौंपा, वीपी मेनन साहब 1965 में चले गए, उससे पहले ये 2 किताबें लिख कर गए, इंटीग्रेशन, स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। मैं समझता हूं कि हम सबको, बच्चों को, सभी लोगों को वो पढ़नी चाहिए ताकि हम उन परिस्थितियों को समझ सकें। और आज 70 साल बाद यदि एक और काम अधूरा उसमें से जो रहा पूरा हुआ, शायद परिस्थितियों का भी कुछ रहा होगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हुआ। आप सबको बधाई, देश के झंडे का राज पूरे देश में एक ही का हुआ। और भारत तो ज्ञान की परंपरा का देश, ज्ञान की परंपरा का देश भारत, विज्ञान की परंपरा का देश भारत, प्रज्ञान की परंपरा का देश भारत। और ऐसी गर्व करने वाली परंपरा के हम सभी बच्चे जो उस परंपरा से आते हैं, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। इसलिए हम सबको भी कम से कम 15 अगस्त को इस बात को अपने अंदर याद करना चाहिए, इस पे गर्व करना चाहिए। इसलिए एक बार और आप सबको बधाई। आज का दिन
सब जानते हैं कि उनको भी याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी शहादत दी इस देश को आजाद कराने में, उन क्रांतिकारियों को याद करने का दिन, उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद करने का दिन, उन देशवासियों को याद करने का दिन जिन्होंने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। तो आज हम उन सबको, ये कृतज्ञ राष्ट्र, हम सभी उनको याद करते हैं, उन सबका नमन करते हैं। 15 अगस्त का दिन एक और काम करने का दिन है। वो क्या काम है? वो है कि कहीं देश प्रेम की कमी न हो जाए, कहीं देश की चिंता करने वाले कम न हो जाएं, ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में सोचने का और उनको इंप्लीमेंट करने का भी एक दिन है 15 अगस्त। एक और काम करने का 15 अगस्त दिन है कि भारत कैसे वैभवशाली बने, भारत कैसे शक्तिशाली बने और भारत कैसे कल्याणकारी बने। इन योजनाओं को सोचने का, मैंने कहा वैभवशाली, मैंने कहा शक्तिशाली, क्योंकि वैभव नहीं होगा तो शक्ति नहीं होती, और शक्ति भी है, वैभव भी है। और अगर आप कल्याणकारी व्यवस्था नहीं है, जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी व्यवस्था नहीं है, तो भी आप बड़े खतरनाक हैं। तो यानी वैभवशाली भी हो, शक्तिशाली भी हो और कल्याणकारी भारत कैसे बने, 15 अगस्त का दिन ऐसी व्यवस्थाओं को सोचने का दिन है कि हम भारत के बच्चों को उस बारे में सोचना चाहिए। एक और बात का दिन है कि भारत के हित में अपना हित देखना, कि मेरा हित देश के हित से अलग नहीं हो सकता, और अगर अलग है तो मुझ में कुछ गड़बड़ है। अगर मेरा हित मेरे देश के हित से अलग है तो मुझ में कुछ गड़बड़ है। तो भारत के हित में अपना हित देखना, ऐसे मन को बनाने का काम, ऐसे मनस्थिति को बनाने का काम, उसको जानने का काम 15 अगस्त। एक और अच्छी बात हुई कि आज हम सबने अखबारों में पढ़ा, कल दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि अब दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। यह कोई छोटी घटना नहीं हुई है, यह कोई छोटी घटना नहीं हुई है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि इस पे काम 70 साल में यदि कुछ कम हुआ तो आज एक अच्छा इंजीनियर बनता है, एक अच्छा डॉक्टर बनता है, और अगर किसी गलत काम में पाया जाता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी थी। तो एक बहुत बड़ी उन्होंने योजना सोची इस बारे में कि देशभक्ति का पाठ्यक्रम भी लागू किया जाएगा दिल्ली के स्कूलों में, ताकि यदि कोई रिश्वत ले तो उसको ये समझ होनी चाहिए कि वो देश से गद्दारी कर रहा है, उसके अंदर वो गिल्ट का भाव होना चाहिए कि मैंने गलत किया है। सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं गलत किया, उस देश के साथ भी गलत किया है। ऐसी भावना के साथ, ऐसे भाव के साथ सरकार ने एक निर्णय लिया है। सरकार भी बधाई की पात्र, मुख्यमंत्री भी बधाई की पात्र, और मैं समझता हूं कि इसके आर्किटेक्ट जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे शिक्षा के मंत्री भी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। 2 अच्छी घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं, तो स्कूलों में भी कुछ ना कुछ बदलेगा और उसके बाद में उसके रिजल्ट्स देश को धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि बिगड़ने में भी वक्त लगता है और अच्छा होने में भी वक्त लगेगा। लेकिन ऐसे मन के निर्माण करने का ये दिन और बहुत अच्छी बात है। एक घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक चाइनीज फिलोसोफर हुए। बाहर वाले को कोट करना जरा अच्छा होता है, लगता है कि दूसरे वाला कह रहा है तो और अच्छा हो जाता है। अपने वाले को कोट करने में थोड़ा कई बार रिस्क भी हो जाता है, तो मैं वो रिस्क लेता नहीं हूं, तो इसलिए ज्यादातर कोशिश करता हूं कि बाहर का कोट करूं। उसका बायस भी नहीं होता इतना। तो एक हू शी हैं जो कि पेकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना में, उसके प्रेसिडेंट थे, यानी वाइस चांसलर रहे। बीजिंग यूनिवर्सिटी है चाइना में, उसके वो चांसलर भी रहे, यानी एक समझदार आदमी रहे होंगे। और अमेरिका में चाइना के एम्बेसडर भी रहे 1938 से 1942 तक। चाइना में डेमोक्रेसी आए, इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। फिलोसोफर भी थे, उसके एडवोकेट भी थे, और बड़ा सम्मान था चाइना के समाज में। 1937 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने 300 साल मना रहे थे, तो उन्होंने उनको बुलाया, और टॉपिक देखिए क्या था जिस पे उनको बोलना था। क्या टॉपिक था? टॉपिक था इंडियनाइजेशन ऑफ चाइना। इस विषय पे बोलना था कि इंडियनाइजेशन ऑफ चाइना, इंडिया इन्फ्लुएंस ऑन चाइना। इस विषय पर एक बहुत बड़े शिक्षाविद वहां के बोल रहे थे, और उन्होंने क्या बोला? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1937 में, तब हम तो आजाद भी नहीं हुए थे, गुलाम थे।
लेकिन प्रभाव तो था ना, क्योंकि गुलाम, जब हम आजादी और देश की बात करते हैं, कई बार हम लोग 47 के आगे नहीं सोचते, ज्यादा से ज्यादा 1857 सोचते हैं, लेकिन यह सभ्यता तो 5000, 10,000, 15,000, 20,000 न जाने कितने साल पुरानी है ये सभ्यता। पूरे कालखंड को देखेंगे तो पिक्चर बदल जाती है। उन्होंने क्या कहा कि इंडिया कॉन्कर्ड एंड डोमिनेटेड चाइना कल्चरली फॉर 20 सेंचुरीज विदाउट एवर हैविंग टू सेंड ए सिंगल सोल्जर अक्रॉस हर बॉर्डर। कि भारत ने चीन पर को कल्चरली डोमिनेट किया, हमको बदला, और 2000 वर्ष तक, 2000 छोटा कालखंड नहीं है, 2000 वर्ष तक हम पे राज किया बिना एक भी सैनिक को भेजे। हम, और आगे क्या बोलते हैं, हम भारत के ऋणी हैं इसके लिए। यह ताकत होती है संस्कार की, यह ताकत होती है ज्ञान की, विज्ञान की, प्रज्ञान की, कि भारत ने आज तक किसी देश पे आक्रमण नहीं किया है। भारत ने आज तक पूरे इतिहास में किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। वैसे तो चाइना ने भी हमारे पे करा, थोड़ा एक केस है, अदरवाइज चाइना ने भी कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। दोनों पुरानी जो सभ्यताएं हैं, ये कॉलोनाइजेशन को कभी प्रमोट नहीं किया इन सभ्यताओं ने। हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं कहा कि दूसरे देश पे आक्रमण करो, साम्राज्यवाद करो, छीनो झपटो, जो मर्जी करो। हमारे कल्चर में नहीं था, चाइना में भी नहीं था, थोड़ा सा हुआ लेकिन नहीं था। तो इस तरीके से जब सब अच्छा था हमारा, जब मैं कह रहा हूं कि हमने चाइना को बदला और देशों को बदला, प्रभाव हुआ, तो यानी तब और भी चीजें तो अच्छी होंगी, तभी तो अच्छा था। एक पैरामीटर तो यही हो गया कि अच्छा था। उस समय हमारा 1800 साल तक 36% का जीडीपी था, जिसका कि आज हमारा संघर्ष 2% पे चल रहा है। वर्ल्ड जीडीपी में 2%, 3% पे चल रहा है संघर्ष। आज आजाद हुए थे तो 1.2% था, यानी 36% का 1800 साल जीडीपी भी था। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय थे भारत के अंदर। ऐसा लोग कहते हैं कि चाइना में कई शहरों के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज थी, कोचिंग सेंटर से, जो तक्षशिला और नालंदा में एडमिशन के लिए कोचिंग कराते थे। मेरे पास कोई इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विश्व से अगर लोग पढ़ने आते थे तो कितना ज्ञान की परंपरा रही होगी, जिसको कि हमें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको स्थापित करने की आवश्यकता है। भारत सोने की चिड़िया भी कहलाता था, 36% का जीडीपी है तो सोने की चिड़िया भी कहलाता था। ज्ञान का, इनोवेशन का केंद्र भी था, मजबूत ज्ञान की हमारी व्यवस्था भी थी। पर गड़बड़ क्या होगी कि 600 साल की गुलामी मिली। अभी सुबह ही मैं देख रहा था, ये 600-700 बरस की गुलामी मिल कैसे गई, फिर इतनी बड़ी सभ्यता थी, और वो कारण क्या आज हैं या खत्म हो गए? इसको भी तो सोचने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। क्योंकि याद रखना, संस्कृति उदार हो सकती है, हमारी थी, है, रहेगी, रहनी भी चाहिए। कल्चर, संस्कृति, जो भी आप कहें उसको, वो उदार हो सकती है, होनी भी चाहिए। देश उदार, समाज उदार हो सकता है, सोसाइटी उदार हो सकती है, होनी भी चाहिए, हमारी थी, है और रहेगी भी। लेकिन राज्य उदार नहीं हो सकता। सोचने की बात है कि राज्य कितना उदार होना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पे स्टेट जिसको हम बोलते हैं, वो कितना उदार होना चाहिए, क्योंकि स्टेट का पहला काम है सीमाओं की सुरक्षा करना। स्टेट का दूसरा काम है वहां रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा, सम्मान और सदाचार की रक्षा करना। अगर स्टेट इसमें फेल होती है, सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाती है, व्यक्ति के सम्मान की सुरक्षा नहीं कर पाती, सम्मान की, सदाचार की, इसका मतलब स्टेट फेल हो रही है। तो स्टेट कितनी उदार होनी चाहिए, इस पे सोचने की जरूरत है। लेकिन समाज उदार हो सकता है, संस्कृति उदार हो सकती है, और भारत में रही है भी। अगर उसमें कोई कमी आती है तो 600 साल की गुलामी का कारण भी बनती है। इसीलिए हरिओम पवार जी ने जब कहा, एक कविता की कुछ लाइनें हैं, वो सोचने पे मजबूर करती हैं। उन्होंने कहा कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था। ये सिकंदर कब था? जब चाणक्य भी था, चाणक्य भी थे। मैं उस पर थोड़ा बाद में बात करूंगा। मैं कह रहा हूं कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था। सही बात है ना, हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था। हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे, सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था, राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था।
और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन चढ़ जाता था, लेकिन जाने या अनजाने भूलें कर बैठे थे भारी। इन भूलों के चक्कर में हमने आज़ादी भी हारी। 47 में आज़ादी तो ले आए हैं, स्वर्ण जयंती वाले गहने आज़ादी को पहनाए हैं, पर ताकत के बिना यह आज़ादी अभी अधूरी है। इसलिए हमारे हाथों में ताकत बहुत जरूरी है। ये हरिओम पंवार साहब कहते हैं। पर प्रश्न जो है इसमें वो है, हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था, ये सही किया था कि गलत किया था? 16 बार राज्य ने गौरी को छोड़ा, 16 बार राज्य ने गौरी को छोड़ा, गौरी ने एक बार नहीं छोड़ा। और फिर क्या हुआ? तो आज सुबह मैं अनूप लाठर साहब के साथ बैठा बात कर रहा था इसी सब्जेक्ट पे, तो मैंने सोचा विकिपीडिया खोलता हूं कि ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा क्या हुआ है। आपको हैरानी होगी, मुझे बहुत अच्छे लगे शब्द, मैंने कोट कर लिए कि आप लोगों के लिए बताऊंगा कि विकिपीडिया क्या लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान डाइड इन 1192, 1192 में उनकी मृत्यु हुई। पृथ्वीराज चौहान डाइड इन 1192. With his death, a period of bravery, courage, patriotism and principles came to an end. 1192 भारत का पतन शुरू हुआ उस दिन, जिस दिन पृथ्वीराज चौहान मरे। आप देख लीजिए 1192, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स की टर्म्स में देख लीजिए, उस दिन हमारा 36% का जीडीपी था 1192 पे। तब भारत सोने की चिड़िया था, पूरे देश पूरे वर्ल्ड में हमारा राज्य था, इन्वेजन बहुत ज्यादा हुआ नहीं था। 1200 के बाद आप सभी पैरामीटर्स में देखिए कि कितने गिरे। तो अगर विकिपीडिया में किसी ने भी लिखा है कि दैट वाज द एंड ऑफ ब्रेवरी, दैट वाज द एंड ऑफ पेट्रियोटिज्म, दैट वाज द एंड ऑफ प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स ही तो थे जो 16 बार गौरी को छोड़ा। तो व्यक्ति के प्रिंसिपल्स और पर राज्य के प्रिंसिपल्स पे डायरेक्ट लगाने का खतरा है, और भारत के लोगों को समझना भी पड़ेगा ना, क्योंकि वो कारण आज भी है हमारे पास में। तो राज्य के लिए धर्म अलग होना चाहिए, व्यक्ति के लिए धर्म अलग होना चाहिए। मैं धर्म की बात का मतलब प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं, रिलीजन की बात नहीं कर रहा। व्यक्ति के लिए अलग और राज्य के लिए अलग, ये डिफरेंशिएट अगर नहीं करेंगे, 600 साल की गुलामी पहले देखिए, ईश्वर न करे कभी ऐसा कुछ हमारे साथ हो, तो राज्य उदार नहीं हो सकता, और वो कई बार बहुत बड़े नुकसान का कारण होता है। और हमारे देश इसका एग्जाम्पल है कि हमने बहुत सहा है, बहुत सहा है। इसीलिए भारत को ताकतवर बनाने की हमारी जिम्मेदारी है कि भारत कैसे ताकतवर बने। और अगर भारत ताकतवर होगा, जो व्यक्ति ताकतवर है या जो देश ताकतवर है, तभी हमारे जो श्लोकों की रचना हुई उसका कुछ मतलब है। ताकतवर व्यक्ति, ताकतवर देश और भारत जब गाएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, तभी तो इसका रेलेवेंस होगा। यानी क्या कि संसार में सभी लोग सुखी हों, संसार में सभी लोग क्या हो, किसी को कोई नहीं। दूसरा है कि सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग रोगों से मुक्त हों, सभी लोग मंगलमयी घटनाओं का कारण बने, देखें, और किसी को कोई दुख ना हो। ये कमजोर बोले तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, बोलते रहिए आप, भारत में ही कोई नहीं बोलता इसको। पर जब ताकतवर थे तो बोलते थे ना, जब समुद्रगुप्त का राज्य था तो बोलते थे ना, जब चंद्रगुप्त का राज्य था तो बोलते थे ना, जब चाणक्य थे तब बोलते थे ना। इन सब की रचना उस कालखंड में हुई, और यूजेज अगर आज करते हैं। इसीलिए भारत का ताकतवर बनना भारत के लिए ही जरूरी नहीं है, विश्व के लिए भी बहुत जरूरी है। एक छोटी सी घटना पिछले दिनों हुई, आपको याद है यूएन में क्या कहा? यूएन ने कहा अगर नॉर्थ कोरिया का सॉल्यूशन निकालना है तो अमेरिका से नहीं निकलेगा। अभी अभी तो रिसेंट घटना हुई है, इतनी अच्छी घटना हुई है कि भारत अब ताकतवर बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। यूएन ने क्या कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया की सॉल्यूशन निकालना है तो अमेरिका से नहीं निकलेगा, भारत को इसमें भूमिका अदा करनी पड़ेगी, भारत के पास इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा विश्वास का निर्माण अगर विश्व में होने लगा है तो हम सब थोड़े थोड़े सक्सेसफुल होने लगे हैं। आप सबको इसके लिए भी बहुत बधाई, क्योंकि कुछ अच्छा और कुछ नया करने का समय है, और हम सब शायद किस्मत वाले लोग हैं कि हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। लेकिन साक्षी बनना केवल पर्याप्त नहीं है, हमको अपनी अपनी भूमिका भी निभानी होगी, क्योंकि क्रिकेट के मैच में जो प्लेयर्स होते हैं उनका रोल अलग होता है, और जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनका रोल अलग होता है। स्पेक्टेटर्स का रोल केवल ताली बजाना, और अपनी टीम हार जाए तो दुख होता है। ठीक बात है ना? प्लेयर्स का रोल अलग होता है, जीत जाए तो पैसे भी मिलते हैं, नाम भी है, फेम भी है, सब कुछ है। आपको हैरानी होगी जब प्लासी का युद्ध हो रहा था, जितने लोग लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग युद्ध को देख रहे थे। यानी ताली बजाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। भारत में हर व्यक्ति प्लेयर बने अपने अपने रोल में,
ऐसा 15 अगस्त का दिन हमसे प्रण लेने की अपेक्षा करता है कि हमको यह सोचना चाहिए कि हमारा क्या रोल हो। सिर्फ ताली बजाने का रोल नहीं होना चाहिए हमारा। अभी तो बजा लो, कोई बात नहीं, मैं मतलब अभी के लिए नहीं कह रहा, ये तो मैं बात कह रहा हूं कि स्पेक्टेटर के रोल से हमको आगे आकर प्लेयर के रोल में आना है और विश्व का कैप्टन भी बन सकते हैं हम। किसी को जीतने के लिए नहीं। भारत ने किसी को जीता ही नहीं, कभी आक्रमण ही नहीं किया। दिल जीतने का काम भारत ने किया, तो भारत के लोगों को वही करना चाहिए। वो हमारी कोर कॉम्पिटेंस है, वो हमारी कोर स्ट्रेंथ है, वो हमारे जीन्स में है, वो हम जेनेटिकली हम उस तरह से ट्रेंड हैं। 600 साल थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गया, हमारा कमजोर हो गए थोड़ा, लेकिन उस तरह से हमारी ट्रेनिंग है, हमें उसी में काम करना चाहिए। इसीलिए जब दिल्ली की सरकार ने कहा कि हमें स्कूलों में एक देशभक्ति का पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, कितनी अच्छी बात यह हुई है कि हम इस पे काम करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। एक शायर ने एक बात कही अलग से हटके, वो कहता है आजकल चल क्या रहा है, पर चल क्या रहा है कि मत देख कोई शख्स गुनाहगार है कितना, मत देख कोई शख्स गुनाहगार है कितना, बल्कि यह देख तेरे साथ वफादार है कितना। अब आज यह भी नहीं समझ में आता कि वफादारी को प्रीमियम तो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, पर कितना देना चाहिए। अगर शायर ये कह रहा है कि मत देख कोई शख्स गुनाहगार है कितना, यह देख तेरे साथ वफादार है कितना, अगर यही सबकी फिलॉसफी हो जाएगी, लॉयल्टी को प्रीमियम तो होना ही चाहिए। देखो, अगर देश के संदर्भ में लॉयल्टी को प्रीमियम होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लॉयल्टी के बाद ही सब कुछ शुरू होता है। लेकिन क्या है कि लॉयल्टी ओवर एवरीथिंग तो ठीक नहीं ना, इस पे सोचने की जरूरत है। लॉयल्टी ओवर कैपेबिलिटी, लॉयल्टी ओवर कैपेसिटी, लॉयल्टी ओवर कैपेबिलिटी, लॉयल्टी ओवर कमिटमेंट, ये एक राइट काइंड ऑफ क्या बैलेंस हो इसका। अगर राष्ट्र के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में है तो लॉयल्टी के बाद में बाकी सब जीरो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन दूसरी चीजों में ये कितनी आवश्यकता है इसकी डे टू डे फंक्शनिंग में, यहां पर सोचने की एक आवश्यकता है कि अगर सिर्फ लॉयल्टी को ही प्रीमियम होगा, बाकी चीजों को बिल्कुल नहीं होगा, वो भी बहुत अच्छी चीज शायद न हो। यह भी कई बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि इससे क्या होता है, बड़ा नुकसान हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग बच्चे बैठे नेटफ्लिक्स देखते होंगे। अभी एक मेरे को अनूप लाठर जी ने बताया था, बीच एंड हाउस देखो, मैंने देखा अभी पिछले दिनों, एक टीवी सीरीज बनी। 1795 की घटना है, शाह आलम दिल्ली के राजा थे उस समय। तो एक अंग्रेज, उन दिनों फ्रेंच सपोर्ट देते थे, 1795 थोड़ी साल पुरानी बात है। तो अंग्रेज फ्रेंच देते थे और अंग्रेज कन्नौज तक आए हुए थे। तो बीच एंड हाउस एक टीवी सीरीज बनी है यूएस की, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक अंग्रेज यहां पर आता है और अपने तरीके से राजा को प्रभावित कर लेता है, शाह आलम को। और वो छोटा सा एक घटना है, उसका बेटा ही वो क्या विद्रोह करता है, वो उसको एक दे देता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग राइट्स तो ठीक है, वो मैं नाम नहीं याद आ रहा, कोई उसका है, वो बोलते हैं पर्ल ऑफ आगरा, एक बहुत बड़ा एक पर्ल है, पर्ल ऑफ आगरा। वो राजा का बेटा जो है शाह आलम का, वही दे देता है उसको कि इसको बेच दो, हम इससे आर्मी खड़ी करेंगे और कन्नौज पे चढ़ाई करेंगे जहां पे कि अंग्रेज बैठा हुआ है लड़ने के लिए। और लेकिन क्या होता है, उसका एक दोस्त होता है अंग्रेज का, वो उसको बता देता है, बात लीक होकर राजा तक आ जाती है। यहां से घटना शुरू होती है कि राजा को लगता है कि ये तो मेरा यहां से ट्रेजरी से चोरी एक चीज हुई है, एक अंग्रेज ट्रेडर को दे दी गई है, तो कैसे होगा ये चोरी कैसे होगी, ये तो अपराध हो गया बहुत बड़ा। लेकिन जब उसको कॉज पता लगता है अपने बेटे का, कॉज पता लगता है कि कॉज क्या था कि आर्मी रेस करने के लिए, ताकि ब्रिटिशर्स से लड़ाई की जा सके, क्योंकि उन दिनों फ्रेंच प्रोटेक्शन थी दिल्ली को 1795 में। और राजा रिजाइन कर देता है, उसका वो बेटा दिल्ली का राजा हो जाता है। अब जब राजा हो गया तो ये जो ट्रेडर है वफादार हो गया उसका, भारत का सत्यानाश हो गया। एक घटना, कन्नौज की लड़ाई हुई, हारे ब्रिटिशर्स, कन्नौज तक टिके हुए थे, वो दिल्ली आ गए। अब पता नहीं फ्रेंच रहते, वो रहते, हमारे लिए तो पता नहीं क्या होता, लेकिन जो भी कुछ हुआ, तो मैं सोच रहा था कि वफादारी को भी कितना प्रीमियम दें, क्योंकि अगर वो देश के खिलाफ है या देश के लिए जा रही है तो कितनी देनी चाहिए, ये हमारे को सोचने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ये नेशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। अगर हम कहते हैं कि राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए, स्कूलों में हम पढ़ाएंगे भी तो यही पढ़ाएंगे ना कि नेशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट हो कैसे,
देश की चिंता करने वाले बढ़े कैसे, देश की चिंता कैसे हो, उसके क्या तरीके हों, क्या टूल्स हों। तो ये हमको थोड़ा सोचने की भी जरूरत है। आपको ध्यान होगा, भारत की न्याय की व्यवस्था में ईश्वर को एक पार्टी माना गया है। पहले मुझे नहीं पता थी ये बात। जब अयोध्या का केस चल रहा था, इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट आया, तो उसमें जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा राम जी को बांटा, राम जी के हिस्से में आया है जमीन का कोई हिस्सा, यानी उनको एक हिस्सा माना गया, उनका वकील खड़ा होता है उसमें। अभी जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर भी एक वकील खड़ा होता है भगवान का, ईश्वर का। और दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिर हैं, जब ईश्वर को एक वो मानते हैं, एंटिटी मानते हैं, उनके नाम पे संपत्ति है सारी की सारी, लीगली संपत्ति नाम पे है। तो जब भगवान की इतनी ज्यादा व्यवस्था बन सकती है, बननी भी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, तो क्या ये जो देश जिसका सबसे बड़ा स्टेक है, मैं समझता हूं आप रिश्वत में पकड़े जाते हैं तो, या किसी भी गलत काम में पकड़े जाते हैं तो एक वकील तो देश का खड़ा होना चाहिए कि इसने मेरे साथ भी गद्दारी करी है। तभी देखिए आप, क्रिमिनल केस जो रजिस्टर होते हैं वो क्या होता है, वर्सेस स्टेट रजिस्टर होता है केस हमेशा। सिविल में नहीं होता ऐसा, सिविल कोर्ट में, लेकिन क्रिमिनल में ये रजिस्टर होता है। तो यहां पर जो है देश को हर मामले में हिस्सेदार मानने की आवश्यकता है, और विश्वविद्यालयों में ये काम होना चाहिए, क्योंकि देश का स्टेक सबसे ज्यादा है, और राष्ट्रीय चरित्र की यदि कमी होती है तो राष्ट्र की एकता में बाधक बनती है। और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि हम बहुत साल गुलाम रह गए। एकता की कमी भी बहुत बड़ी थी हमारे अंदर, और आज भी है। तो उसको, कमी को दूर करने का एक सबसे प्रभावशाली टूल है देश प्रेम को बढ़ाना, और शिक्षा इसको इंप्लीमेंट करने का एकमात्र टूल है, एकमात्र समाधान है इसका शिक्षा में, कि साधन है इसको इंप्लीमेंट करने का। इसीलिए हम सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं। इसीलिए तो शिक्षा को कभी भी हमारे देश में इसको नौकरी नहीं माना था, अभी भी नहीं मानते, हम तो नौकरी नहीं मानते। ये तो पूरा एक जीवन दर्शन है। जो लोग शिक्षा में आते हैं, जो टीचर्स हैं, आपकी बड़ी भूमिका है। आप देखिए, चाणक्य इतने साल पहले भाग रहे थे जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था, यहां भाग वहां भाग, इस राजा के पास जा, उस राजा के पास जा। इतनी एकता की कमी उस समय थी, और आज भी वही है, चाणक्य भाग रहे हैं। अगर कोई चाणक्य बनना चाहे तो उसे भी बड़ा भागना पड़ेगा। तो वो कारणों को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय को और शिक्षकों को अपना एक रोल करना चाहिए, और उसी से व्यक्ति का ठीक निर्माण होगा। अगर एक बार याद होगा आपको, शास्त्री जी ने कहा था कि दोपहर का खाना छोड़ दो। शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री थे, देश के एक संकट था थोड़ा, बहुत सारे लोगों ने खाना छोड़ दिया था। वो राष्ट्र भाव, राष्ट्र प्रेम तो हमारे जेनेटिकली तो है ही ना, उसको उभारने की जरूरत है। और यदि कोई नेता बोल दे, हो सकता है बहुत लोग न भी छोड़े खाना। वो शास्त्री जी का प्रभाव था कि उन्होंने कहा, और देश ने खाना भी छोड़ा, एक वक्त का खाना, दोपहर का खाना छोड़ा लोगों ने उस समय। इस तरीके से देश के प्रति लगाव सोचने की और उसके बारे में करने की जरूरत है। एक हिंदी की कवित्री है कविता तिवारी, उनकी बहुत अच्छी लाइनें हैं। 15 अगस्त को तो जरूर मैं सोचता हूं कि उसको बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभीषण राम जी के भक्त थे, जानते सब हैं। विभीषण राम जी के भक्त थे, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। यानी आप देखो, इतने बरस हो गए वो घटना हुए 10,000 साल पुरानी तो होगी ही। राम जी के 2 भक्त थे बहुत अच्छे तगड़े वाले, एक तो थे हनुमान जी, दूसरे थे विभीषण। हम में से कितने सारों के नाम तो हनुमान जी के नाम पे, कोई बजरंगबली, कोई हनुमान, कोई ये नाम वो नाम। और हनुमान जी के मंदिर भी सारे देख लो कितने सारे हैं। इष्ट देव हैं हमारे हनुमान जी, संकट में हो तो हम हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं। लेकिन विभीषण कोई अपने बच्चे का नाम भी नहीं रखता। राम जी के लिए तो वो वफादारी थे। इसका मतलब यह है, देश से गद्दारी कभी भी भारत में, भारत के समाज में, भारत की संस्कृति में उसको टॉलरेट नहीं किया। इसीलिए कोई नाम विभीषण रखता नहीं। आज भी क्या बोलते हैं, यार तू तो विभीषण बन रहा है, ऐसा ही बोल देते हैं ना अभी भी। तो इसलिए याद रखना, विभीषण नहीं बनना हमने को, अच्छा होगा तो हनुमान जी बनना है। वही एक ही व्यक्ति के 2 शिष्य, कितना अंतर और इतने सारे उसमें। इसीलिए इस तरह के भाव को बनाना, इस तरह के भाव को बनाना, यह 15 अगस्त का बहुत बड़ा कारण है। और भारत में क्या हुआ, 600 बरस का क्या नुकसान हुआ कि भारत के मनोबल को तोड़ने का काम हुआ 600 साल में।
उससे पहले जब 1100 ये पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई, उससे पहले मनोबल भारत का कभी भी टूटा नहीं था। युद्ध हारे होंगे थोड़े बहुत, लेकिन मनोबल नहीं टूटा था। और इसी कारण से शायद 16 बार गौरी को छोड़ा होगा। राज्य का इतना तगड़ा मनोबल होगा कि 16 बार गौरी को छोड़ा होगा। उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उसको तोड़ने का काम हुआ। जैसे अभी वो बच्चा बता रहे थे कि क्लब्स में लिखा इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। वो क्यों लिखा? सिर्फ इसलिए ना, कलकत्ता के क्लब की आपको पता ही है, बंगाल क्लब जिसको बोलते हैं, वहां लिखा होता था इंडियंस आर नॉट अलाउड। वो जाने भी नहीं देते थे। अगर जा सकते थे, आप माली हो तो जा सकते थे, आप सिक्योरिटी वाले जहां उन्हें वो मिलेंगे नहीं लोग, वो जा सकते थे। और ब्रिटिशर्स किसी भी टाइम भारत में 1 लाख से ज्यादा नहीं थे। कितना एकता का हमारा अभाव रहा होगा कि केवल 1 लाख ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया। 1 लाख थे बस, थोड़े से थे। तो वो जो बात है कि आज तो भारत ताकतवर है, कोई लिख सकता है क्या पूरे विश्व में किसी भी होटल में कोई लिख सकता है क्या इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड? आज तो नहीं लिख सकते ना। कोई लिख के दिखाते 10 लाख की फौज थोड़ी रखी हुई है, इसलिए थोड़ी रखी हुई है, कोई नहीं लिख सकता। इसीलिए देश को ताकतवर बनना बहुत जरूरी है। और भारत के अंदर तो लिख ही नहीं सकते, क्या भारत के बाहर भी अब नहीं लिख सकते। जब भारत के अंदर लिखते थे, बाहर भी लिखते थे। मनोबल को तोड़ने का काम होता था। और उसका उदाहरण ना कलाम साहब बहुत अच्छा देते हैं कि भारत के मनोबल को कैसे तोड़ा गया और उस पर कैसे काम करने की जरूरत है। कलाम साहब कहते हैं मैं भारत का राष्ट्रपति बना, और जब मैं ऑफिस में गया मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं राष्ट्रपति हो गया। और कहते मुझे यह ज्यादा अच्छा लगा कि अब मैं इस देश के ताकतवर लोगों से मिलूंगा, उनको समझने की कोशिश करूंगा। जो लोग प्रभावी लोग हैं इस देश के, पॉलिटिशियन हैं, वो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो लोग जो सोशल वर्कर्स हैं, यानी अपने अपने क्षेत्र में जो लोग प्रभावशाली लोग हैं, उनसे मुझे मिलने का मौका मिलेगा। कहते जब भी कोई उस कैटेगरी का आदमी मेरे पास आता था मिलने, तो मैं जहां बैठता था उसके पीछे एक बहुत अच्छा मैप बड़ा सा मैंने लगाया हुआ था, और वो ग्लोब का मैप था, यानी पृथ्वी का एक अच्छा सा एक मैप टांगा हुआ था। कहते जब भी व्यक्ति कोई बैठता था मैं उसको बोलता था कि सी दिस मैप, आई हैव ब्रॉट इट फ्रॉम जर्मनी, हाउ इज इट? तो कहते हैं वो व्यक्ति इमीडिएटली बोलता था सर क्या बात है उन लोगों की, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वहां से आया तो अच्छा तो है ही, बहुत बड़ी बात है। कहते उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाती थी। तो मैं फिर उसको कहता था कि जरा पास जाओ और देखो जरा कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर। वो व्यक्ति जब पास जाता था उस मैप पे, वहां लिखा हुआ है कि वी आर थैंकफुल टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन त्रिवेंद्रम फॉर प्रोवाइडिंग दिस सैटेलाइट पिक्चर। वी आर थैंकफुल टू इंडियन इसरो त्रिवेंद्रम फॉर प्रोवाइडिंग दिस सैटेलाइट पिक्चर। तो कहते कलाम साहब कहते व्यक्ति जब वापस आता था, अब मैं उसको फिर ध्यान से देखता था। मैंने कहा कैसा लगा? कहते इज इट, ऐसा है क्या? कहते कि जब मैं बोलता हूं जर्मनी से आया, आप बोलते हो क्या बात है। जब मैं कहता हूं यार कि ये भारत का हुआ है, तो तुम कहते हो क्या ऐसा है? तुम्हारा मन विश्वास करने को तैयार नहीं है, तुमको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कोई अच्छी चीज हमारे लोग नहीं कर सकते। यानी तुम्हारा मनोबल, लो सेल्फ एस्टीम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आपका इतना कम हो गया है, और आप तो ताकतवर लोग हो इस देश के। कहते मैं हैरान होता हूं। और कहते आपको हैरानी होगी, 100 में से 95 लोगों ने मुझे निराशा का भाव दिया जब ये दिखा, उनको गर्व का भाव नहीं आया। ये देश की चिंता करने का कारण है। कलाम साहब कहते थे इस पे काम होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि आपको अगर जर्मनी की चीज अच्छी लगी, अच्छी बात है, अच्छी है, लेकिन जब वो इसरो त्रिवेंद्रम ने दिया है तो आपको तब तो गर्व आना चाहिए कि हमने दिया। आप उसमें आश्चर्य आता है, आपको गर्व नहीं आता। कहते मैं फिर आगे बढ़ाता हूं उस बात को, उस ताकतवर आदमी के साथ जब बैठता हूं तो मैं कहता हूं कि आपको मालूम है कि ये रॉकेट सबसे पहले किसने यूज किया था? तो कहते कोई बहुत समझदार बनता है अगर, तो कहेगा सर ये तो पुराना टाइम है, चाइना वालों ने किया था शायद। कहते चाइना वालों ने किया था? कहते हाँ सर, वो हांगकांग से लड़ाई हुई थी, आजकल तो हांगकांग से अब हो रही है उनकी वैसे, पर कहते जी वो हांगकांग वाली लड़ाई में यूज किया था, या किसी में कुछ भी बोल देंगे वो। कहते मैंने कहा हमने कभी यूज किया ऐसा आपको आइडिया है क्या? कहते हमने तो कभी नहीं किया। तो कहते हैं मैं उनको कहता हूं कि टीपू सुल्तान ने सबसे पहली बार यूज किया रॉकेट, और वो रॉकेट आज लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है। वहां उन्होंने लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान ने पहली बार वर्ल्ड में अगर रॉकेट यूज हुआ तब किया। तो कहते वो विश्वास नहीं करते कि मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं, यार मैं राष्ट्रपति हूं, मजाक थोड़ी कर रहा हूं तुम्हारे साथ में। आपको विश्वास ही नहीं होता कि कभी हमारे पास ये उन्नत टेक्नोलॉजी हो सकती थी। तो इसलिए इस पे काम करने की जरूरत है। कलाम साहब ने बहुत जोर दिया इस बात पे, उनकी किताब में भी बहुत लिखा है सारी घटनाएं, ऐसी बहुत घटनाएं लिखी हैं कि भारत के लोगों में निराशा जो है इसको निकालना सबसे बड़ा काम है।
और जितना ताकतवर आदमी इस भारत का है उतना ही लो सेल्फ एस्टीम में, उसको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इस पे काम करने की जरूरत है और देश प्रेम ही इसमें काम करने का एक बहुत बड़ा भाव हो सकता है। तो एक दिन में तो ये 600 साल की घटना नहीं जाएगी, पर बार बार कही जाएगी, 15 अगस्त को भी कही जाएगी, 26 को भी कही जाएगी। अगर रोज कही जाएगी तो प्रभाव पड़ेगा, स्कूलों में भी पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज में भी पड़ेगा। और इसके लिए जो टीचर्स बैठे हैं उनका बहुत रोल है कि आप लोगों को, हम लोगों को इसमें काम करना चाहिए। अदरवाइज इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। टाटास जब ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करना चाहते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, 1905 में गवर्नर को प्रपोजल गया और गवर्नर ने फाइल पे लिख दिया कि देयर इज नो नीड फॉर ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इन इंडिया बिकॉज आई नो दैट इंडियंस डू नॉट हैव साइंटिफिक रिगर एंड टेम्परामेंट। इट इज रिटन ऑन द फाइल कि भारत के लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। उनको पता था यदि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो ये कुछ और भी सोच सकते हैं। और उसने वो 1905 में प्रपोजल रिजेक्ट हुआ और उसने बनने नहीं दिया उसको। खैर वो टाटास ने पैसा लगाया, वो अलग स्टोरी है। खैर बाद में अप्रूवल हुआ 1920 के आसपास, शायद मेरे को ध्यान नहीं, 14 या 20 के करीब हुआ, जब गवर्नर चेंज हुए, नए आए। आदमी का फर्क तो होता ही है। तब ये उन्होंने बनाया उस समय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोलते हैं। उसका प्रपोजल आसानी से नहीं मिला गुलामी के टाइम में शुरू करने का प्रपोजल। कोई अगर विश्वविद्यालय भारत ने खोला भी है तो आसानी से नहीं खुला। अगर 1857 में 3 खुले थे तो वो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज खुली थी, मद्रास में, कैलकाटा में, बॉम्बे में। वहां कोई पढ़ाई की बजाय एफिलिएशन से अलग तरीके से काम करने का था, जो व्यवस्था आज भी हमारे पास है। ये हुआ। इसीलिए यूनिवर्सिटीज का रोल बहुत जरूरी है। अच्छी शिक्षा हो, सच्ची शिक्षा हो, अच्छा रिसर्च हो, सच्चा रिसर्च हो, फोकस हो इनोवेशन पे, फोकस हो क्रिएटिविटी पे। अभी टीचिंग लर्निंग की बहुत बात है कि पेडागोजी क्या हो, उस पर यूनिवर्सिटीज को बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, नए तरीके ढूंढने की जरूरत है। ये 15 अगस्त हमसे अपेक्षा करता है, क्योंकि ये हमारे अलावा कोई नहीं करेगा और दूसरे के करने से होगा भी नहीं, हमको ही करना है। क्योंकि चाणक्य ने कहा था शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। भारत ज्ञान का केंद्र कैसे बने, इसके सोचने की जरूरत है। ज्ञान का केंद्र होगा ना तो चाइना के साथ जैसे हुआ ऐसे हम और देशों के साथ भी होगा। किसी के साथ दुश्मनी की बात नहीं है, किसी को कैसे हम ज्ञान से प्रभावित कर सकते हैं, सॉफ्ट पावर जिसको आजकल बोलते हैं। 15 अगस्त में हमें इस तरह के संकल्प लेने की भारत हो, क्योंकि हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो भारत हो ज्ञान का केंद्र हो। ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहाँ पे अभाव का अभाव हो, जहाँ पे अभाव का अभाव हो। हम सभी को अपनी भूमिका खोजनी है, अपना योगदान इसमें करना है कि कल जब भारत ताकतवर बने, शक्तिशाली बने, वैभवशाली बने, तो कल्याणकारी भी बने। ये बहुत ज़रूरत है, तभी एक अच्छा भारत का हम निर्माण करेंगे। और मेरा आप सबसे अपेक्षा है, और मैं बहुत बार ये कहता भी हूँ, अपेक्षा भी करता हूँ और बहुत बार प्रण लेने के लिए भी कहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो इस देश के खिलाफ हो। तो आप में से बहुत सारे लोग कौन कौन ऐसे हैं जो इसका दे सकते हैं, हाथ खड़े कर सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। अरे बहुत सारे हो गए, बहुत बढ़िया, आप सबको बधाई इसके लिए। नहीं करेंगे, हमें क्यों करना है? देखो, खाली हाथ आए खाली जाना है, कुछ लेके कोई नहीं गया। सत्कर्म चले जाएं तो पता नहीं, मुझे त्रिवेदी जी बैठे जानते होंगे, मैं नहीं जानता कि कुछ वो भी जाता है कि नहीं जाता है। यूजर आईडी पासवर्ड के साथ में कुछ सत्कर्म जाता है कि नहीं जाता मुझको मालूम नहीं है, आत्मा के साथ क्या क्या जाता है। लेकिन भारत में ये भी है कि पुनर्जन्म होता है, शायद कोई व्यवस्था होती होगी, मालूम नहीं मुझे। लेकिन कम से कम ये कि जो होता है यहाँ पे है, तो कुछ जाना ही नहीं है यहाँ से। अपन थोड़े दिन को यहाँ आए हैं इस धरती पे, थोड़े से दिन को आए हैं, 36,500 दिन को आए हैं। इस 36,500 दिन में देश हमसे बहुत अपेक्षा रखता है, और उस अपेक्षा पे अगर हम खरे उतरते हैं और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को, इस देश से प्यार करने वाले जितने भी लोगों का योगदान रहा है, और इस देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जिन लोगों का आज़ादी के बाद योगदान रहा, उन सब के लिए हमारी श्रद्धांजलि होगी। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।